कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, यानी जो मोमेंटम गुज़िश्ता साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, बड़ा तगड़ा मोमेंटम था जो अगस्त में शुरू हुआ और अक्टूबर तक वो जबरदस्त मोमेंटम पकड़ गया था पिछले साल। इस साल अभी कोशिश कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता मोमेंटम बन रहा है। देखना यह है कि सर्दियों के इख्तिताम तक कितना जबरदस्त मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ सकती है। और इसी सिलसिले में जो आज एक कोहाट का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। तो हम आपको जो कल जलसा होगा उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि वहां क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ ने एक दफा फिर दावा कर दिया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहरान से निकल गई है। होता यह है कि जब भी इनको IMF से नया कर्जा मिलता है ना, ये चौड़े हो जाते हैं। ये कर्जा लेके फटाफट काटन का सूट पहन लेते हैं। ये पंजाब का एक कल्चर होता था, कर्जा मांगते थे रो रो के, पिट पिट के, पैसे दे दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसे ही पैसे मिलते थे काटन वाला सूट पा के चौड़ा होकर निकल जाता थी बाहर पिंड च। ये शहबाज शरीफ का वो वाला काम है। जैसे ही इनको IMF की किस्त मिलती है ना, ये चौड़े हो जाते हैं, काटन वाला सूट निकाल लेते हैं कि जनाब हुण साडे को पैसे है गए, हुण असीं निबड़ लांगे। ये इनकी करतूत है। और पाकिस्तान की मईशत डूबी हुई है, वो ये कह रहे हैं जनाब के बहरान से हम पाकिस्तान निकल आए। अब आ जाए नादरीन में, अब सोशल मीडिया पे ना दो चीजें बड़ी वायरल हुई। एक तो जनाब जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए कुछ सहाफी, कुछ एनालिस्ट और कुछ अकाउंट्स, और उसके अलावा नून लीग से जुड़े हुए कुछ अकाउंट्स, इन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो ड्रोन्स के लिए जैमर्स मिले थे, इनके ऊपर एक लोगो भी उन्होंने दिखा के तो हाईलाइट किया हुआ है। ये जो जैमर्स ड्रोन्स को रोकने के लिए या उन्हें काबू करने के लिए जो मिले थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो जैमर्स कई दहशतगर्दों के हाथ लग गए। और एक वहां पे फितनातुल खवारिज या दहशतगर्दों के लोग बैठे हुए और उनके करीब ही एक ट्राइपॉड के ऊपर ये ड्रोन लगा हुआ। अब वो दावा कर रहे हैं कि या खैबर पख्तूनख्वा को जो मिले दहशतगर्दी से निपटने के लिए उनकी पुलिस को, ये वो ड्रोन है। तो इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और जो PTI खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा से पूछा और ये चीज उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताई कि हमारी सारी चीजें महफूज हैं और हमारे पास हैं, हमारा कोई भी असला तालिबान के कंट्रोल में नहीं गया, ये प्रोपेगेंडा और झूठ है। और साथ ही साथ ये लोगो है, इसको जब हमने क्लोज करके देखा तो ये लोगो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोगो नहीं था, ना ये वो लोगो है जो लोगो वाला वेपन सुहेल अफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को दिया था। तो एक तो ये झूठ पकड़ा गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए अब भी साजिश हो रही है, कोई कोशिश हो रही है, यानी साजिशी अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस ले आए। तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तानी है साजिशी, क्योंकि ये कोशिश तो सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ी कोशिश की और इमरान खान को इक्तदार में लाने की कोशिश की। तो साजिशी अनासिर तो फिर पाकिस्तान के अवाम हो गए, क्योंकि बाकी जितने अनासिर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है या PDM की जमातें हैं या बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इक्तदार में आने से रोका जाए। इमरान खान को इक्तदार में लाने की जो साजिश है वो पाकिस्तान की अवाम कर रही है। तो ख्वाजा आसिफ क्या पाकिस्तानी अवाम को अब साजिशी समझते हैं? ख्वाजा साद रफीक ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बनाया जाए, ये उनकी तजवीज है, मुतालबा है। फैज हमीद की खाली सजा से कुछ नहीं होगा, वो 2-4 जर्नैल आप और भी टांग देंगे, कुछ नहीं होगा। ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, ये एक अच्छी तजवीज है। इसके जरिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट ने जितना गंद मारा है वो सारा निकाल के अवाम के सामने रख दिया जाए। सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो जो किया है वो भी निकाल कर सामने रख दिया जाए। उसमें इमरान खान साहब के 3.5 साल में एक छोटा सा दौर उनका भी आ जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के बार बार के धोखे, बार बार का फ्रॉड, बार बार एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश, ये सारा रिकॉर्ड जरूर सामने आएगा। ये वाला रजीम चेंज ऑपरेशन भी आएगा। पीपल्स पार्टी ने कैसे एनआरओ किया वो भी आएगा। पीपल्स पार्टी का वजूद जनरल अयूब खान की वजह से शुरू हुआ, ये भी आएगा। PMLN को जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी गोद लेकर परवान चढ़ाया, ये भी आएगा। तो इमरान खान तो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठकर नहीं आया था ना। इमरान खान ने तो 2011 तक बड़ी लंबी स्ट्रगल की, फिर जाकर उसकी पार्टी बनी, बड़ी तगड़ी हो गई। जब 2018 में एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की झोली में आकर गिर गई। वहां खान साहब को चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाहर फेंकते, या अगर कमजोर हुकूमत मिल गई थी तो ना लेते। अब मेरा उसके बारे में ये मानना है, क्योंकि मैंने इलेक्शन सर्वे खुद किया था, तो इलेक्शन सर्वे ये बता रहा था कि PTI ज्यादा नशिस्तें जीत रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में PTI को बहुत सारी सीटें हरवा दी गई ताकि PTI की एक लूली लंगड़ी और कमजोर हुकूमत बने, और वो कमजोर हुकूमत कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अब ख्वाजा साद रफीक साहब तो बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये हाइब्रिड निजाम के ख्वाहिशमंद है। वो कहते हैं निजाम हाइब्रिड होना चाहिए और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं आजकल। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक बात की है इसमें। नियाज़ी साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत को अवाम के साथ
सुलह करनी होगी और अवाम की नाराजगी इन्हें महंगी पड़ेगी। ये हर जी शऊर आदमी, हर समझदार आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अस्करी की आदत, यानी कभी टिकटॉकरों की तरफ देखते हैं बेचारे, कभी दरबारी मुल्ला मौलवी हैं उनकी तरफ देखते हैं, कभी बेचारे फैसल वाडा की तरफ देखते हैं, कभी ओन चौधरी की तरफ देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, बेचारे इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट है अस्करी की आदत, उसे इधर उधर देखने की बजाय अवाम के साथ सुलह करनी होगी। अवाम की नाराजगी नहीं तो इन्हें महंगी पड़ेगी, ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा। नाजरीन, एक खबर पिछले वीलॉग में हमने आपको दी थी, आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जब मिलने के लिए गए प्यूटन को, तो वहां शहबाज शरीफ साहब को इंतजार करवाया गया और 40 मिनट का रिपोर्ट किया भारतीय अखबारात ने। भारत का एक नहीं, दो नहीं, कई चैनल इसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ और जगहों पे भी ये बात हो रही थी। उसके बाद भारत की एक वेबसाइट ने अपनी पोस्ट डिलीट की है और इसको अनाउंस भी किया। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी कि ये तो प्रोपेगेंडा किया गया शहबाज शरीफ के खिलाफ। ये इमरान खान साहब के जो गैर मुल्की दौरे थे ना, वो बड़े कैलकुलेटेड होते थे, सरकारी अखराजात भी उन्होंने बहुत कम कर दिया था, बहुत कम। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तो ब्रेक ही नहीं लग रही। ये जनाब इधर से आते हैं हो गया, उधरों आंदा है गया। शहबाज शरीफ साहब ने तो बल्कि और कोई चीज समझ नहीं आ रही। मियां साहब कहते मेरी आनियां जानियां देखो, तुसी बस पैसे आ रहे ने नहीं आ रहे, तुसी मेरी आनियां जानियां देखो। मैं ए आया ए गया। इन्होंने रक्षा बना के रख दिया एयरफोर्स वन को। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है भाई, वो तैयारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करता है। वो कभी भतीजी लेके निकल जाती है, भाई लेके निकल जाता है, कभी खुद लेके निकल जाता है। रक्षा बना के रख दिया इन्होंने। ये जनाब ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक रशियन अखबार है और कमरसांत इसका नाम है। ये रूसी अखबार भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि उर्दगान से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ को, उर्दगान से मुलाकात हो रही थी ना प्यूटन की, तो इस दौरान शहबाज शरीफ को आधा घंटा तनहा इंतजार करना पड़ा और वो बैठे बैठे थक गए, ये लिखा उन्होंने। और एक और वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आगे आगे चल रहे हैं, काफी आगे जा रहे हैं, बाकी सारे रहनुमा पीछे इकट्ठे आ रहे हैं। अब पिछली मर्तबा ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए थे और वो सारे रहनुमा आगे आगे इकट्ठे चल रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ नहीं थे, तो शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए, तो बड़ी तनकीद हुई। इस दफा शहबाज शरीफ साहब उन सबसे आगे निकल गए और आगे जाके चौधरी बन गए। साथ उनके फिर भी नहीं थे। लेकिन साथ फिरना, आगे चलना, पीछे चलना, उन्होंने फोटो खींचते हुए शहबाज शरीफ साहब को पीछे फेंक दिया एंड पे। सरमायाकारी किधर है, सफारती कामयाबी किधर है? यानी आप जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के भी आप बहुत कसीदे गाते हैं, आप प्यूटन के भी कसीदे गाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के भी आप कसीदे गाते हैं, तमाम अरब हुक्मरानों की आप तारीफें करते हैं। चीन में जाते हैं तो उनके साथ आप बड़ी मीठी जुबान बोलते हैं, हर एक को आप एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं आती। इमरान खान के दौर में रिंग रोड का एक बड़ा स्कैंडल आया था, इमरान खान ने खुद ही उस पर एक्शन लिया था और इसके अलावा कोई बड़े स्कैंडल नहीं थे। उन्होंने शुगर माफिया को लगाम डाली, बाकी माफिया को लगाम डाली, लेकिन यहाँ पे आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, 5300 अरब का एक स्कैंडल और अभी वो कह रहे हैं जी 1140 अरब का एक और स्कैंडल है, आईपीपी स्कैंडल। हर दूसरे दिन करप्शन की कोई नई कहानी खुल जाती है। तो ये झूठ बोलते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में मुल्क दिवालिया हो रहा था। नहीं, ये आए, इन्होंने 1-1.25 साल में मुल्क को वहां पहुंचाया जहां मुल्क दिवालिया होने वाला था। इन्होंने सारा बोझ अवाम के ऊपर शिफ्ट किया, बाहर से इन्होंने कर्जों की तादाद बढ़ाई, अमेरिका को राजी किया, कुछ ना कुछ करके ये बच गए। लेकिन मुल्क दिवालिया हो या ना हो, पाकिस्तान के आम आदमी को इन्होंने दिवालिया कर दिया। उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये तासुर था कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप गजा के अंदर अपनी फौज भिजवा दें। ये तासुर बन रहा था पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे। और है भी यही कि पाकिस्तान की फौज गजा में जानी चाहिए स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर, ये अमेरिका की ख्वाहिश है। और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत सारे और मुल्कों की भी फौजें ये चाहेगा कि वो गजा में पहुंच जाए और वो काम करें जो इसराइली नहीं कर पाए, या कम से कम इसराइली मफादात या अमेरिकी मफादात। सारी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की और हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप, यानी पाकिस्तान अमेरिका को जाकर कहता है कि आप गजा के अंदर जो फौज भिजवाना चाह रहे हैं, एक आलमी फौज बनाकर हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान खुद पेशकश कर रहा है। अब दो चीजों पे आपने गौर करना है, एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और एक स्टेटमेंट दिया मार्को रूबियो ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं गजा के हवाले से और हमास के खिलाफ या फलस्तीन के हक में, जो भी मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप कहने में बना रहा हूं, जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं, उस मंसूबे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों पहले दिन से मेरे साथ हैं। ये बात किसने की?
डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इन दोनों ने मुझे ये बात बताई कि हम पहले दिन से यानी बिगिनिंग से हम आपके साथ हैं, शुरू से ही। ट्रंप साहब, ये आसिम मुनीर साहब ने भी कह दिया उनको, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, और ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये दो बंदे मेरे साथ हैं पहले दिन से। अब मंसूबा क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन ट्रंप के मंसूबे में ये दोनों हजरात कह चुके हैं जनाब हम पहले दिन से आपके साथ हैं। नंबर एक। नंबर दो, अब मार्को रूबियो ये कहता है कि उस मंसूबे के तहत जो फौज जानी है गजा में, उस फौज के अंदर अपनी फौज शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने खुद ही पेशकश कर दी है। और पाकिस्तान कह रहे हैं हम अपनी फौज भेजना चाह रहे हैं गजा में, हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब दोनों ने पाकिस्तान का एक एक पोल खोल दिया। याद रहे कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर कोई तरदीद जारी नहीं की। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, या हमने डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कहा कि हम पहले दिन से आपके साथ हैं। ये दोनों बंदों ने इसके ऊपर किसी किस्म की तरदीद नहीं दी। आईएसपीआर के डीजी आए, उन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस पर बात नहीं की। शहबाज शरीफ का वजीर इत्तलात से लेकर ऊपर नीचे सारे, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने खुद ही तस्दीक कर दी। अब मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के ऊपर भी क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने पेशकश नहीं की, बल्कि हमें यह दरखास्त की गई अमेरिका की जानिब से कि आप अपनी फौज गजा में भिजवा दीजिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया, पाकिस्तान ने खुद कहा हम पेश कर रहे हैं अपने फौजी, आपको प्लेट में रख के ले जाएं आप। पाकिस्तान ने खुद पेशकश की है, और अभी वो ये कह रहे हैं कि हम इस पेशकश पे सिर्फ गौर कर रहे हैं। ये जनाब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब ये पेशकश है क्या और ये होना क्या है, जरा थोड़ा सा मैं आपके सामने डाटा रखता हूं। नंबर एक तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जरिए से 5 नवंबर 2025 को अपना एक मंसूबा पेश किया था कि जनाब एक्चुअली करना क्या है गजा में। उसके 20 नुकात थे, और बड़े अहम नुकात में से एक ये भी था कि वहां पे एक फौज भेजी जाएगी जो फौज मखसूस ड्यूटियां करेगी, यानी हमास को गैर मुसल्लह करेगी, हमास को वहां से निकालेगी, हमास को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फलस्तीन की जानिब से जो हमले होते हैं इसराइल पे, वो इसराइल को हिफाजत भी दी जाएगी। इसराइली सरहदों के तहफ्फुज की जिम्मेदारी भी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये मंसूबा उनका आया 5 नवंबर को। अब राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में क्या दावा कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं जी फलस्तीन ने खुद तस्लीम किया है ट्रंप के अमन मंसूबे को। वो ये कह रहे हैं जी कि हमास ने खुद माना है अपने आप को गैर मुसल्लह करने के मामले को। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम कर दिया पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर। पाकिस्तान के लोग रोटी को चोची नहीं कहते, ये इतनी पुरानी बात नहीं, हम निकाल के आपके सामने सारे सबूत अब रखने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह का ये दावा है पाकिस्तानी हुकूमत का कि हमास ने खुद कहा कि हम अपने आप को गैर मुसल्लह कर लेंगे, उन्होंने तस्लीम कर दिया इस बात को, और फलस्तीनी खुद डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर जो करारदाद पेश की गई ना अक़वाम मुत्तहिदा में, वो 17 नवंबर को की गई थी, लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को हमास ने जवाब दे दिया था, और हमास का जवाब बड़ा मुंह तोड़ था और साफ जवाब था। यानी अमेरिकन ने जो मंसूबा पेश किया 5 नवंबर को, उस मंसूबे में बहुत सारी चीजें शामिल थी, लेकिन हमास ने उस मंसूबे को एज इट इज कबूल नहीं किया। और आज फलस्तीन में या गाजा में हुकूमत किसकी है? हमास की है। दूसरे नंबर पे जो तंजीम है महमूद अब्बास की, उसका नाम है फतह, वो कहीं पे भी नहीं है। अस्पतालों का कंट्रोल हो, इंतजामिया का कंट्रोल हो, हुकूमती इदारों का कंट्रोल हो, जितना भी शहरों का कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हमास के पास है। और जो एक सर्वे हुआ इसी साल अक्टूबर 2025 में, एक सर्वे हुआ बड़ा वसी, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मकबूलियत इस वक्त फलस्तीन में सबसे ज्यादा है, और नंबर 1 पे हमास है, नंबर 2 पे फतह है, और हालिया सर्वे के मुताबिक हमास की मकबूलियत फतह से दुगनी है। यानी 2/3 जो फलस्तीन है वो फतह के मुकाबले में हमास के साथ खड़ा है, और हुकूमत भी हमास की है। तो लाजमी बात है जो हमास कहेगा वही फलस्तीन कह रहा होगा ना। अब आप कागजों के अंदर लिख देंगे जनाब महमूद अब्बास साहब जो है वो मालिक है, तो वो मालिक तो नहीं बन जाएंगे। मालिक तो वही होगा जिसके बाद इक्तदार होगा, जिसके बाद अवामी सपोर्ट होगी। तो अवामी सपोर्ट जो है वो हमास के पास है। ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, यानी आज से 2 महीने पहले तक। और ये जंगबंदी के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बाद भी फलस्तीनी हमास के साथ ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हैं। हमास ने जिन बातों पे इत्तफाक किया था डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1 यरगमालियों की रिहाई की जाए, नंबर 2 जंगबंदी की जाए। ये 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी फौरी जंगबंदी कर दें मुस्तकिल तौर पे, और यरगमालियों को छोड़ा जाए। आप हमारे कैदी छोड़े, हम आपके कैदी छोड़ते हैं। ये चीजें हमास ने मान ली थी। जिन चीजों को हमास ने नहीं माना था वो कौन सी थी, जिसपे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे थे हथियार भी दे देंगे, वो कह रहे थे हुकूमत भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे थे जी चीजें हम मानेंगे।
और इसके लिए हम अपनी फौज वहां भिजवाना चाहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं। अब ये लोग हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है ना, तो मैं याद दिलाता हूं कि 14